दिखाकर उसके मुकाबले खड़े होने की हिम्मत दिखाई। वैसे ही पत्रकारों में एक हमारे बीच में पत्रकार है राहुल नागपाल जी, जो फाउंडर है बोल 85 न्यूज़ चैनल के, जो दिल्ली से हमारे बीच में हमारे इस मूवमेंट के लिए आए हैं। मैं राहुल नागपाल जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बातों से हमारे इस मिशन का अंजाम तक पहुंचने का रास्ता दिखाए। राहुल नागपाल जी। जो लोग बाहर हैं उनसे निवेदन है कि वो अंदर आ जाए। एसी की अब स्पीड थोड़ी कम हो गई है और राहुल नागपाल जी के भाषण के बाद में अब ठंडी किसी को नहीं लगेंगी। बहुत बहुत आभार खूबसूरत संचालन के लिए, और विशेषकर नागराले साहब कि आपने उस दौर में इस खूबसूरत मंच को पर लोगों को आमंत्रित करने का प्रयास किया है, जिस दौर में इसकी बेहद ज़रूरत है, मैं समझता हूँ। वैसे तो प्रोफेसर चहल के बाद और तमाम वक्ताओं के बाद मैं नहीं समझता कि कुछ ज़्यादा कहने के लिए बचा है। मैं दिल्ली से कुछ और सोच करके आया था कि आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, लेकिन मेरे पिटारे में जो सामान था वो तमाम वक्ता बोल चुके हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं अब आया हूं तो कुछ ना कुछ बोल करके जाऊं। बहरहाल आप तमाम लोग इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं, और मैंने जैसा कहा कि इस मंच को बहुत बहुत आभार कि जिस दौर में सच बोलने के लिए, संविधान की बात करने के लिए, जिस दौर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फूले, कबीर, नानक, रैदास की बात करने के लिए लोगों को जेल में ठूंस दिया जाता हो, उस दौर में आप लोगों ने इतनी हिम्मत दिखाई है कि आप सरकार की आंख में आंख डाल करके इस आरएसएस के गढ़ में, नागपुर में ये आयोजन कर रहे हो। उसके लिए विशेष आभार। आप एक बार अपने लिए कम से कम जोरदार ताली बजाइए। विशेषकर से ये मंच जो है वो दो बातों के लिए लगाया गया है। पहला, जो आरपीआई और कांग्रेस का जो गठबंधन है या जो उनका मिलन है उसको लेकर के, तो उस पर मैं ज़्यादा बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि प्रोफेसर चहल ने वो सारी बातें आपके सामने रख दी हैं। लेकिन कुछ एक मुद्दे हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएं, आपके साथ बातचीत कर ली जाए, ताकि ये भी पता चल जाए कि इस देश के अंदर ये जो हालात हुए हैं वर्तमान में, आज़ादी के 78 साल के बाद, 77 साल के बाद, अगर मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर मुल्क में संविधान और जमहूरियत को खत्म करने की बात की जा रही है, अगर मुल्क में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को दफन करने की बात की जा रही है, तो आखिर इसके पीछे कौन है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो ताकतें इतनी मजबूत कैसे हो गई? जो अभी प्रोफेसर चहल ने कहा कि 1980 में जो पार्टी बनी और 84 के आम चुनाव में उनके पास 2 सीटें थीं, वो ताकतें 40 साल में इतनी मजबूत कैसे हो गई कि इस देश के 85% आवाम की विचार की को कुचल करके इस देश में मनुस्मृति लागू कर देना चाहती है। उन ताकतों के पीछे कौन सी ताकतें शामिल हुई हैं, उन ताकतों को पहचानने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 2 भाषण का जिक्र प्रोफेसर चहल ने किया, उन्हीं के आसपास से मैं उन्हीं की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जहां 1948 में, अप्रैल 1948 में लखनऊ के भाषण में ये कह रहे हैं, जब संविधान सभा में बाबा साहब को नहीं लिया गया, बाद में कांग्रेस ने गांधी जी के आह्वान पर कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में होना चाहिए, और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा में गए ही नहीं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बने। तो बाबा साहब ने खुद कहा है, गांधी नेहरू को पत्र लिख करके थैंक्स कहा है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, कि मैं तो सिर्फ इसलिए आया था कि मैं अपने समाज के लिए कुछ कर सकूं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि कांग्रेस पार्टी मुझे यहां पर प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाएगी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने लखनऊ के भाषण में कहा कि मुझे नहीं पता था, मेरी आंखों के सामने अंधेरा था कि अब मैं क्या कर पाऊंगा, लेकिन थैंक्स कि मुझे वो मौका दोबारा मिला, तो मैं अपने समाज के लिए वो सारी चीजें कर पाया जो मैं करना चाहता था। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि हमने 3 चीज मांगी थी, पृथक निर्वाचक मांगा था, नौकरियों में आरक्षण मांगा था, और राजनीति में आरक्षण मांगा था। हमें 2 चीज मिली हैं, एक नहीं मिली। पृथक निर्वाचक हमको नहीं मिला है। अगर पृथक निर्वाचक हमको नहीं मिला है तो इसका मतलब ये बात नहीं है कि हमारा भाग्योदय नहीं होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट को 1932 से लेकर के 1942 तक सेलिब्रेट किया है।
बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि मेरे समाज के 4 लोगों की 4 बच्चों की नौकरी लगती तो मैं सेलिब्रेट करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है मेरे समाज में चंदा देने वाला समाज जो है वो तैयार हो रहा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उसी लखनऊ के भाषण में कहते हैं कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी या नंगे बदन रहूंगी, ये कहावत सच नहीं है। हमें राजनीति में समाज के लिए समझौता भी करने पड़ते हैं। हर समय राजनीति में शत्रु नहीं, दोस्त भी तलाश करने पड़ते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस कांग्रेस से, गांधी, नेहरू, पटेल से जब पूरी जिंदगी उनका असहमति रही, लेकिन कम से कम उन तीनों 4 लोगों में एक बात पर सहमति थी कि वो मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते थे। एक ऐसा भारत बनाना चाहते थे कि जिसमें सब लोग समता, बंधुता, न्याय के साथ रह सकें। विचार कीजिए, सोच करके देखिए, जो ताकतें आज रूल कर रही हैं, जो ताकतें आज भारत में सरकार चला रही हैं, ये ताकतें अगर उस समय होती तो क्या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर वो सब कुछ कर पाते जो कर पाए? नहीं कर पाते, नहीं करने देती। और ये वही ताकतें हैं जिन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला फूंका। 12 दिसंबर 1949 को उसी दिल्ली के रामलीला मैदान में आरएसएस ने पुतला फूंका बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। बाबा साहब को हीन जाति आरएसएस ने कहा, छोटी जाति का आरएसएस ने कहा। उसी आरएसएस ने कहा कि भारतीय संविधान में भारतीय मिजाज का कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो मनुस्मृति को चाहते थे। उसी आरएसएस ने, जिस आरएसएस ने अपने मुख्यालय पर 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो ताकतें, वो आरएसएस और बीजेपी, वो विचारधारा जो 1984 तक, 1989 तक मैं कहूं कहीं नहीं थी, आखिरकार वो विचारधारा इतनी मजबूत कैसे हुई कि वो भारत में राज कर रहे हैं। और राज ही नहीं कर रहे हैं, बंदूक दिखा करके राज कर रहे हैं, चाबुक दिखा करके राज कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई, यूएपी का डर दिखा करके राज कर रहे हैं। आज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को जबरदस्ती झूठे मुकदमों में लगा करके, उन पे यूएपी लगा करके जेलों में ठूसा जा रहा है। उमर खालिद जैसे हमारे साथियों की 5-5 साल तक जमानत नहीं हो रही, कोर्टों में सुनवाई नहीं हो रही है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि इस सरकार के पास में इतनी हिम्मत आई कहां से है? कौन सी ताकतें हैं वो जो उनके पीछे खड़ी हैं? मैं बता दूं आपको, प्रोफेसर साहब तो थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोल रहे थे, मेरे अंदर कमी है, मैं सीधा सीधा बोलता हूं। इसलिए ये बात जो आज मैं नागपुर में खड़े होकर के कह रहा हूं, और कल मैं जो पंजाब के रोपड़ में खड़े होकर के बोलूंगा, कल मेरा भाषण है, ये परसों लखनऊ में बैठे हुए कुछ लोगों के पेट में दर्द करेगी बात। और वो इसलिए करेगी क्योंकि मैं सीधा सीधा बोलता हूं। सबसे बड़ी बात आप समझिए, जब जिस संगठन ने, मेरे लिए तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर से बड़ा कोई नेता मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए तो भगवान है। जिस संगठन ने दिल्ली के रामलीला मैदान में 12 दिसंबर 1949 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाया, मेरे लिए वो संगठन दुश्मन है। उस संगठन से दोस्ती कैसे हो सकती है राहुल नागपाल की, तमाम उन लोगों की? कौन लोग हैं जिन्होंने दुश्मनी, हम तो दुश्मनी वाले थे ना, फिर कौन लोग हैं जिन्होंने दोस्ती की? आप मुझे बताइए कि जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 1951 और 52 के आम चुनाव में अपने घोषणा पत्र में पॉइंट नंबर 43 और 44 पर खासतौर से लिखते हैं कि हम मर जाएंगे, लेकिन आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों के साथ कभी समझौता नहीं करेंगे। एक लाइन में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कह दिया। फिर ये कौन सी ताकतें हैं कि 1984 में पार्टी बनाते हैं, 1989 में चुनाव पहला लड़ते हैं, 84 में लड़ते हैं, फिर 89 में लड़ते हैं, उसके बाद में 1995 से लेकर के 2002 तक 3-3 बार मिलकर के सरकार बनाते हैं। और 2002 में 28 जून 2002 को 10 लाख रुपए का चंदा आरएसएस को बहन कुमारी मायावती जी देती हैं। अब आप मुझे बताइए, मैं उन्हें किस पाले में रख करके देखूं? जो आरएसएस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला जलाती है, जो आरएसएस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हीन जाति कहती है, जो आरएसएस भारतीय संविधान को नहीं मानती है, उसी आरएसएस को बहन कुमारी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी की नेता 10 लाख रुपए का चंदा देती हैं लखनऊ में आरएसएस का मुख्यालय बनाने के लिए। उसी आरएसएस और बीजेपी के लिए 2002 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी गुजरात में जाकर के वोट मांगती हैं। क्यों? कौन सी दोस्ती है? समझना पड़ेगा। उनको मुख्यमंत्री बनना था, उनको प्रधानमंत्री बनना था। वो पूरी जिंदगी कांग्रेस को दुश्मन बताते रहे। एक किताब मान्यवर साहब कांशीराम ने लिखी है, तमाम कुछ साथी लोगों ने पढ़ी हो, चमचा युग। नहीं पढ़ी हो तो पढ़ लेना। जब हम कभी हमारे जैसे लोग बोलते हैं, भाषण देते तो लोग कहे राहुल नागपाल कांशीराम जी ने किताब लिखी थी चमचा युग, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए लिखी है, पढ़ना। कभी मेरी लाइब्रेरी में लगी थी, मैं खरीद कर लाया था, पढ़ी नहीं थी प्रोफेसर साहब। एक तो रात को गुस्सा है, निकाली 2 बार पढ़ी और पढ़ करके फेंक दी। अब पूछो क्यों? वो इसलिए फेंक दी कि कांशीराम साहब उस किताब को 1982 में लिखते हैं। पूना पैक्ट को 50 साल हो रहे हैं, 82 में, 32 से 82। और उस किताब में कांशीराम जी लिखते हैं
कि देश के अंदर 20 लाख शेड्यूल कास्ट के सरकारी कर्मचारी वर्तमान में हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच हुए पूना पैक्ट को कि स्वर्ण शताब्दी पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन मैं अपने संगठन के माध्यम से इसको सेलिब्रेट नहीं करूंगा, मैं इसको काला दिवस मनाऊंगा, क्योंकि इस पूना पैक्ट से 1932 से लेकर के और 1982 तक जितने भी लोग पैदा हुए वो सब चमचा हैं, और ये सरकारी कर्मचारी तो चमचों के भी चमचा हैं। अब सोचने वाली बात यह है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर 4 आदमियों को नौकरी लगती थी तो सेलिब्रेट करते थे, कहते थे मेरे समाज में चंदा देने वाला समाज तैयार हो रहा है, मेरे समाज में ऐसे लोग तैयार हो रहे हैं जो अच्छे कपड़े पहनेंगे, जिनके बच्चों की जो गरीबी रेखा से ऊपर उठेंगे। और मेरा व्यक्तिगत मानना है, जब एक आदमी की नौकरी लगती है तो कम से कम 4 आदमी गरीबी रेखा से ऊपर उठ जाते हैं। एक वो जिसकी नौकरी लगती है, एक उसकी पत्नी, और कम से कम 2 उसके बच्चे, कम से कम 4 आदमी। और कई नौकरियां तो ऐसी हैं जहां 10-10 लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठे। आप मुझे बताइए, अगर कांसीराम की किताब चमचा युग के अनुसार 20 लाख लोग सरकारी कर्मचारी में थे तो लगभग 80 लाख लोग गरीबी से ऊपर उठ गए। पेट्रोल पंप मिले, गैस एजेंसियां मिली, महानगरों की तरफ गए, सस्ते बैंकों में नौकरियां मिली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कांग्रेस ने, लाखों लाख नौकरियां मिली, घर से बुलाकर के नौकरियां दी गई शेड्यूल कास्ट को। 89 में राजीव गांधी की सरकार में स्पेशल ड्राइव चला, आपको बुला करके नौकरी दी गई। शेड्यूल कास्ट का आदमी सोचता था कि ये वाली नौकरी करूं या ये वाली नौकरी करूं। आज सब कुछ बर्बाद हो रहा है, हमारी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है। और कांसीराम साहब कह रहे हैं कि ये सरकारी कर्मचारी तो चमचों के चमचा हैं, और ये चमचा युग है जो चल रहा है, और इस चमचा युग को हम 10 साल में खत्म कर देंगे, यानी 1992 तक इस चमचा युग को हम खत्म कर देंगे। हुआ क्या, 1995 में सरकार बनी, और 1995 में डेटा है कि लगभग शेड्यूल कास्ट के 48 लाख कर्मचारी थे देश भर में। आज संख्या कितनी रह गई है साहब, कुछ लाखों में रह गई है, घट घट करके। ये प्रोफेसर साहब को हो सकता है ज्यादा भी तो 2-2.5-3 लाख रुपए तो उनको मिलती हो, लेकिन इनकी आने वाली पीढ़ी, जितनी पेंशन इनको मिलेगी रिटायर होने के बाद में 1.5 लाख रुपए, आने वाली पीढ़ी 50,000 20,000 की नौकरी ढूंढ रही है। मेरी चिंता यह नहीं है कि बहन जी का पैसा कैसे बचेगा, मेरी चिंता यह बिल्कुल नहीं है कि आकाश आनंद जी की कंपनी कैसे बचेगी। मेरी चिंता यह है कि जिस दिल्ली के बंगले में आकाश आनंद जी रहते हैं, जिसकी कीमत लगभग 1,000 करोड़ रुपए है, उस बंगले पर मेरे समाज का आदमी चपरासी नहीं बन सकता। मेरी चिंता यह है, मेरी पीड़ा यह है, मेरी पीड़ा, राहुल नागपाल की पीड़ा यह है कि दादा के सामने, दादा गांव में जूते सिलता था, मरे हुए पशु उठाता था, दुनिया की बेकारी और बेरोजगारी करता था, उसके सामने उसका पोता अफसर हुआ। जब गांव में सीटी मार करके सायरन मार के गाड़ी जाती थी तो मनुवादियों के पेट का पानी हिल जाता था कि फलाने महार का, चमार का, दुसाद का, पासी का पोता जो है, बेटा जो अफसर हुआ है, गांव में चर्चा होती थी। आज उसी अफसर का पोता 10,000 की नौकरी ढूंढ रहा। मेरी चिंता यह है, मेरी पीड़ा यह है कि बाप के सामने बेटा चपरासी नहीं बन पा रहा है, जबकि दादा के सामने पोता IPS बन गया था। मेरी चिंता यह है। कुछ लोगों की चिंता होगी कि मोदी जी के खिलाफ मत बोलो, नहीं तो हमारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे, अकेले चुनाव लड़ो, नहीं तो हमारी संपत्ति को जब्त कर लेंगे। कुछ लोगों की चिंता होगी, हमने तो ओपन लेटर लिखे, मैं तो अंदर रहा हूं, मैं तो बहुजन समाज पार्टी का मीडिया प्रभारी रहा हूं, मैं तो किताब लिख दूंगा पूरी। लेकिन मैं कहता हूं कि जब लड़ाई आमने और सामने की ओर, जैसा मैंने कहा कि ये ताकतें इतनी मजबूत कैसे हो गई, ये बीजेपी RSS इतनी मजबूत कैसे हो गई कि हमारी कमर पर चाबुक पड़ रहा है और हम लोग बोल नहीं पा रहे हैं। अकेले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो कर गए वो सब कुछ बर्बाद हो गया, और हमारी पार्टियां खामोशी के साथ तमाशा देख रही हैं, बोल नहीं रही हैं। कोई नहीं कह रहा कि राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं, भाई क्या नाम है, निजी हाथों में कंपनियां क्यों बेची जा रही हैं। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे लोगों का शोषण अत्याचार क्यों हो रहा है। कोई नहीं बोल रहा है कि हमारे लोगों का सरकारी कर्मचारियों शेयर खराब क्यों किया जा रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। नेताओं को तुमसे मतलब नहीं है। तुम जिनको बहन जी और भाई साहब, चाचा और ताऊ बता रहे हो ना, दरअसल तुम उनके कुछ लगते ही नहीं हो। वो बेचारे अपने आप को बचाएं या तुमको बचाएं। जब नेता अपने आप को बचाने में लग जाए तो जनता को चाहिए कि वो नेता को छोड़कर के समाज को बचाने की बात करे। और ये काम हमने किया है। नागराले साहब ने तीसरी बार बुलाया हूं मैं। पहली बार बुलाया था 19 के चुनाव के आसपास, पिछली बार बुलाया था, मैंने कहा था कि हम उत्तर प्रदेश और हिंदी बेल्ट पर करके दिखाएंगे। मेरे जैसे 3-4 पागल हैं, मेरे जैसे 3-4 पागल हैं हम। हिंदी बेल्ट पर मैं हो गया, प्रोफेसर रतनलाल हो गए, लक्ष्मण हो गया, 1-2 लोग और हैं जो बोलते रहते हैं। हमने बीड़ा उठाया
कि या तो नेता आपस में गठबंधन करेंगे बीजेपी के खिलाफ, एक मंच पर आएंगे, और नहीं आएंगे तो हम इनको उखाड़ करके फेंक देंगे। उत्तर प्रदेश में उखाड़ करके दिखाया, आपने देखा होगा। और जो लोग ये कहते हैं हमारे लिए कि राहुल नागपाल तो कांग्रेस की बात करता हरिजन हो गया है, ये तो दरिजन हो गया है, तो मैंने कहा तुम बहन जी के बराबर में अपना मंच लगवा लेना, पता चल जाएगा तुम कौन हो गए हो। तुम दरवाजे पे खड़े नहीं हो सकते, मैं तो राहुल गांधी से मिल भी सकता हूं। और हम ही थे जो 2024 के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी से मिलकर के कहा था कि हमारे समाज के लिए कहिए कि अगर एनडीए की, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप ये करोगे। प्रोफेसर रतनलाल और हमारे तमाम साथियों ने 7 पॉइंट दिए थे, कांग्रेस ने 7 के 7 अपने मैनिफेस्टो में डाले कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम शेड्यूल कास्ट के लिए काम करेंगे। आप एक नाग नाथ, एक सांप नाथ, अरे दिमाग खराब हो गया है भाई। किसी को थैंक यू भी बोला करो, धन्यवाद भी बोला करो। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि भगवान बुद्ध की 25वीं जयंती है, आप देश में छुट्टी की घोषणा कीजिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुद्धा की 2500वीं जयंती पर छुट्टी की घोषणा की, राष्ट्रीय छुट्टी की घोषणा की। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पत्र लिख करके थैंक यू बोला। अरे ये कौन से लोग हैं, मैं तो समझ नहीं पाता हूं उन लोगों को। क्या डॉक्टर अंबेडकर और बाबू जगजीवन राम या पंडित जवाहरलाल नेहरू सदन में मिलते हुए तो झगड़ा ही करते थे, कुछ काम धंधा नहीं करते थे वो लोग? अरे कुछ तो करते होंगे भाई। बाबू जगजीवन राम गद्दार है, बाबू जगजीवन राम चमचा है, कांग्रेस का हरिजन है, कांग्रेस का दरिजन है, पता नहीं कौन कौन से जन हैं। अरे वो जगजीवन राम पूरी जिंदगी कांग्रेस से लड़ करके तुम्हें इतना दे गया कि तुम्हारी जो रिटायर हो गए हो ना, वो 1-1 लाख 1.5 लाख पेंशन ले रहे हैं, जगजीवन राम और बाबा साहब की वजह से हुआ है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, अभी कहा ना प्रोफेसर साहब ने, मेरी की बात को आगे बढ़ाता हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं आज तो जो सबसे सुना वही कहूंगा। मैं कह रहा हूं कि कैसे भला होगा। अरे वो डॉक्टर अम्बेडकर पूरी जिंदगी समाज के लिए लड़ते रहे। जब वो परिनिर्वाण हुआ था तो किताब वालों के पैसे थे उन पे, जाकर के पढ़िए, किताब वालों के पैसे थे। किताब वालों से किताब ले आते थे उधार, रसोइया के पैसे। किसका पैसा नहीं था डॉक्टर अम्बेडकर पे? वो चाहते तो कम से कम 100-200 करोड़ के तो आदमी होते ना। जब उनके नाम पर राजनीति करने वाले लोग 4-4, 5-5 हजार करोड़ के बोल नहीं रहे, इतने भारी हो गए हैं, तो डॉक्टर अम्बेडकर कितने होते हैं समझ लीजिए। लेकिन वो डॉक्टर अम्बेडकर 4-4 बच्चों को कुर्बान करके गरीबी में चले गए, कर्जे में चले गए, दुनिया को छोड़ करके अलविदा कह करके कि शायद मेरा समाज आगे बढ़ेगा। उनको नहीं पता था कि समाज में नालायक नेता भी पैदा होंगे जो मेरा फोटो कटोरे में रख करके वोट मांग करके पैसा बना करके घरों में बैठ जाएंगे। बहरहाल ये कोई दुख की बात नहीं है, नेता ऐसे होते हैं और नेता के स्वभाव में ये बातें होती हैं। जरूरत वर्तमान में है किस, ये जो गुत्थी ज्यादा उलझ गई है, इसको सुलझा करके आगे कैसे बढ़ा जाए। मैं फिर आपसे यही कहूंगा कि नेताओं का भरोसा छोड़िए, इनका चक्कर छोड़िए। जितना पैसा, और मैं तो एक बात और कह रहा हूं, महाराष्ट्र में खड़ा हूं, जितना पैसा आप लोगों ने नेताओं को दिया है चंदा, और ये बामसेब वाले बड़े नाराज रहते हैं मुझसे। वामन मेश्राम जी पिछले दिनों कह रहे थे राहुल नागपाल जी से बात करेंगे। मैंने क्या बात करोगे, 40 साल में उपलब्धि बताओ कितने बच्चों की फीस भरी है। बामसेब के लोगों से मेरी बड़ी नाराजगी है। ये बताएं कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाने के लिए भेजा है, कितने बच्चों की कोचिंग की फीस दी है, कितने बच्चों का एडमिशन कराया है, कौन सा कॉलेज खोला है, कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई है, कौन सा क्या नाम है प्राइमरी स्कूल चला रहा है। कुछ भी तो नहीं है भैया। ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे, अरे भैया बहुत बढ़िया हो। वो कह रहे हैं मुसलमानों को विदेश भेजेंगे, तुम कह रहे हो ब्राह्मणों को विदेश भेजेंगे। बढ़िया चल रहा, तुम दोनों को एक ही बीच में बैटिंग कर रहे हो तुम दोनों भाई। कोई कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान भी यही रहेंगे, ब्राह्मण भी यही रहेंगे, कोई कहीं जाने वाला नहीं है। लेकिन लोगों के पास खुश मजा आ रहा है सुन सुन करके। तो ये गुदगुदी वाले भाषण सुनना बंद करिए, सच्चाई को समझिए। ना ब्राह्मण विदेश जाएगा, ना पंडित जी की कोठी आपको मिलने वाली है, ना मियाँ जी की कोठी किसी को मिलने वाली है। कोठियाँ भी यही रहेंगे, कोठी वाले भी यही रहेंगे। और हमने सफर कर रहे हैं नेताओं की। वैसे तो मैं कह रहा हूं कि अपने बच्चों को कहिए कि वो बिजनेस की तरफ ध्यान दें, नौकरियां बची नहीं हैं। और कांग्रेस की सरकार या कोई अन्य सरकार आ भी गई हमारे और आपके प्रयास से, फिर भी हमें लड़ना पड़ेगा। नेता कोई भी हो उतनी आसानी से आपको कुछ देने वाला नहीं है। मानता हूं कि राहुल गांधी जी नए जय बापू जय भीम का नारा देकर के कुछ नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारा समर्थन उनके साथ है। हम चाहते हैं कि वो सत्ता में आए, कि कम से कम ये वाले तो पहले बाहर जाएं। ये वाले जो हमारे सर पर तांडव कर रहे हैं रोज, पहले ये वाले तो बाहर जाएं। ये बाहर चले जाएंगे, ये दूसरे वाले आ जाएंगे तो इनसे तो लड़ झगड़ कर कुछ ले भी लेंगे। पहले भी इन्हें से लिया है, लेकिन जिन्होंने सब कुछ छीन लिया भाई, पहले इन्हें हटाओ, और जिनकी वजह से ये राज कर रहे हैं उन्हें भी हटाओ। 2 प्रकार के गठबंधन है, मैं बता रहा हूं आपको, और मैं ओपनली बोलता हूं। जतिन राम मांझी साहब दलित नेता हैं साहब, किसके साथ हैं? बीजेपी के साथ। एक वो रामविलास पासवान जी के सुपुत्र, वो तो हनुमानी बने हुए हैं, चिराग पासवान, किसके साथ हैं? और यहां तक कलावा बांधता भाई, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने, यहां तक के कलावे बांधता है।
किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। रामदास आठवले साहब बीजेपी के साथ है, हालांकि किसी काम के मंत्री नहीं, उनके यहाँ चाहोगे चाय भी नहीं मिलेगी, मैं गया हूं 2-3 बार। तो ये खुलकर हैं, चलो कम से कम संतुष्टि है, खुलकर हैं। लेकिन कुछ लोग तो मुंह पर दुपट्टा बांध कर हैं, कुछ लोग तो मुंह पर नकाब बांध करके बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी के साथ अंदर खाने, लेकिन दिख नहीं रहे हैं। ये जो दिख नहीं रहे ये ज्यादा खतरनाक है। मैंने पिछले 2024 के चुनाव का सर्वे किया नागराले साहब, 21 सीट उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो परम आदरणीय परम पूज्य बहन जी के कृपा दृष्टि से बीजेपी जीती है, 21, और एक राजस्थान में 22 हो गई, और 5 सीट महाराष्ट्र में ऐसी हैं जो प्रकाश राव अंबेडकर की वजह से बीजेपी जीती है। 22 और 5 27। अगर ये दोनों हमारे बड़े नेता बाबा साहब का ब्लड और बाबा साहब के विचार की राजनीति करने वाले लोग इंडिया गठबंधन का हिस्सा होते, और ये जो लोग ये कहते हैं ना कि प्रयास नहीं किया गया, मैं गवाह हूं, प्रयास किया गया इंडिया गठबंधन बनाने के लिए। मुझे एक एक पल का पता है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, लेकिन जब आना ही नहीं पीछे से मोदी जी का चाबुक इतना तगड़ा तो फिर जाएंगे कैसे? या तो खासदार या आमदार बन लो या सूटकेस ले लो। एक बार खासदार बन के कितना कमाओगे? 150, जैसे 200 करोड़ मिल गए, क्यों किसी के हाथ जोड़ने की जरूरत है, क्यों पैर पकड़ने की जरूरत है? तो 27 सीट ऐसी हैं जो बीजेपी को इन लोगों ने जितवाई। अगर ये 27 कम हो जाती तो मोदी जी सत्ता में आने वाले नहीं थे। अभी तो उन्होंने एक हाथ से चंद्रबाबू नायडू को पकड़ रखा है, तो दूसरे हाथ से नीतीश कुमार को पकड़ रखा है, न जाने कौन सा बक जाए। और अभी तो मैं कह रहा हूं कि बिहार का रिजल्ट आने दो, अगर बिहार में सरकार नीतीश की नहीं बनी तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई दूसरा भी हो सकता है, ये भी बता रहा हूं मैं आपको। तो राजनीति पल पल बदल रही है, और ऐसे लोग राजनीति में आ गए हैं जो हमारा शोषण अत्याचार कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो पर माला तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से गाली भी दे रहे हैं। तो इन लोगों को हटाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। नेताओं का चक्कर छोड़ दीजिए, नेताओं के न जितना दे दिया नहीं दिया उस पर मैं तो इन पर बात करने का मतलब समझता हूं अपना समय खराब कर रहा हूं। लोगों को तैयार करिए। हमने उत्तर प्रदेश में लोग तैयार किए थे, और उत्तर प्रदेश में लोग तैयार किए तो हम 71 से 33 पर बीजेपी को ले आए, और काश बहन जी ने हमारी बात सुन ली होती तो बीजेपी को हम उत्तर प्रदेश में खाता नहीं खुलने देती, हमारी गारंटी है। आप लोगों को तैयार करिए, लोगों को बताइए कि आपका वोट संविधान को बचाने के लिए, फूले अम्बेडकरी वैचारिकी को बचाने के लिए होना चाहिए। और मुखर होकर के बोलिए यार ये मुकदमे तो सब होते रहेंगे, मुझ पे 4-5 चल रहे हैं। हम तो मोदी सरकार में मुकदमों को मेडल मान के चलते हैं। कितने हो गए थे? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, और करा लेंगे जमात। अभी गाजियाबाद से फोन आया था, भाई साहब आपके ऊपर एक FIR है, जमात करा लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो इन मुकदमों से मत डरिए। आज़ादी की लड़ाई, ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई बता रहा हूं मैं आपको, ये आज़ादी की लड़ाई है, ये ईमानदारी से लड़ी जाएगी, नेताओं के भरोसे नहीं लड़ी जाएगी। और छोड़ दीजिए ये मोदी जी कोई बहुत बड़ी टेंशन नहीं है। कल को इतिहास लिखा जाएगा, एक प्रोफेसर साहब एक पेज गलती से ज्यादा पलट गया ना तो मोदी जी खत्म हो जाएंगे इस पेज में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये 1000 साल का इतिहास है, बुद्ध से लेकर के डॉक्टर अम्बेडकर तक 2500 साल का इतिहास है, इसमें हमारे पुरखों का योगदान है। मोदी जी को कोई नहीं पूछेगा, ये जैसे भी हैं, जिन कारणों से बने हुए हैं, अगली बार हैं, आज हैं, कल नहीं होंगे, परसों हम होंगे ना। फिर तो हिम्मत के साथ काम लड़िए, बिल्कुल मत डरिए। डॉक्टर अम्बेडकर को मानना, फूले कवि नानक रैदास को मानना, चोखा मेला को मानने का मतलब ही यह है, भगत सिंह और उधम सिंह को मानने का मतलब हमारे अंदर डर नहीं होना चाहिए। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, ये बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो, ठीक है? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। और ये जितने हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, एक शेर में पढ़ देता हूं कि लहजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, लहजे में बदजुबानी चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जो कि खुद के बही खाते बिगड़े वो हमारा हिसाब लिए फिरते हैं। तो आप डरिए मत इनसे। और बस आपने सुना, और आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। आपके लिए बहुत बहुत आभार नागराले साहब, और आप तमाम पूरी टीम के लिए बहुत बहुत आभार। और इस प्रकार की विचार गोष्ठी करते रहिए, हम लोग आए ना आए, जो हम यहाँ बोल करके जा रहे हैं विचार को आगे बढ़ाते रहिए, हमारा काम आसान हो जाएगा। मीडिया का भरोसा छोड़ दीजिए, जो हमारा सोशल मीडिया है, मनोज अंतानी जी समतावाद से, हमारे चमन लाल जी भी उधर चले गए, हमारे साथ भाई साहब हैं, हम सब कुछ पत्रकार हैं, करते रहिए, कुछ अच्छा होगा, अच्छी सुबह होगी, खुशबू वाली सुबह होगी। जय भीम। धन्यवाद नागपाल जी। सही बात है कि जब तक कि हम नहीं समझेंगे तो वो हमको समझाते रहेंगे, जिस दिन हम समझ गए तो उनको समझाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। मैं जब इनका स्पीच चल रहा था तो मुझे एक चीज़ याद आई। मैं एक मरतबा नाई की दुकान में बैठा था, वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी, तो मेरा नंबर आने का था, तो मैं भी साइड में पेपर पढ़ते हुए बैठा था। वहाँ पर एक 19 साल से 20 साल के बीच का बच्चा
अंदर एंट्री करता है और वो नाई का दोस्त था। तो नाई उससे बोलता है कि तू 15 दिन से मुझे दिखाई नहीं दिया। तो वो उसको बोलता है, वो नाई को, और वहाँ जो बैठे हुए लोग थे वो क्योंकि उत्तर भारतीय थे तो शायद उनके बीच में मेरा भी चेहरा थोड़ा उसका लगाऊंगा, ये भी अपने समाज का उत्तर भारतीय है करके, तो वो बहुत बेबाक होके बोल गया। उसने कहा कि मैं आरएसएस का जो उनका शाखा जो चलता है वर्ष का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ गया था। तो बोले मैंने वहाँ से सब सीख के आया हूँ, अब अपने को पुलिस लाइन टाकरी जहाँ मैं रहता हूँ जाफर नगर के पास में, वहाँ पर भी शाखा शुरू करनी है। तो दूसरा एक आदमी बैठा था, तो उसने उससे पूछा कि संघ की शाखा में जाके हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो उस लड़के ने इतनी डेयरिंग से ये बात की कि मैं खुद सकते में आ गया कि वाकई में इनको क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है। उसने कहा कि अपन अपनी संघ जब मजबूत हो जाएंगी और ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ से पूरे मुसलमान देश से बाहर हो जाएंगे, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी दुकानें जो है, वहाँ पर अपने को जो संघ की शाखा में शामिल रहेगा उसको वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। ये शब्द थे उसके। तो आप समझिए कि उन लोग अपने लोगों के बीच में किस तरह से रूमर फैला रहे हैं कि ये बाहर जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टी तुमको मिलेंगी, क्रिश्चियनों की स्कूलों की तुमको बागडोर मिल जाएंगी। और यही तमाम चीज़ें हैं जो फिक्रमंदी पैदा करती है। और इसीलिए मैंने अभी उन्होंने कहा कि नागपाल जी पे कितने 4 केसेस हैं सर, मुझ पर टोटल 27 केस लगे हैं हेट स्पीच के। और यकीन मानिए इस पूरे 27 में शायद वो पुलिस में है, अगर कभी मेरा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो संविधान चौक के ऊपर मैंने जितनी स्पीच किया है 14 स्पीच की मेरे ऊपर हेट स्पीच है। ये गवाह है आवाज़ इंडिया वाले, जिसके ऊपर मैंने, अच्छा उसमें भी आपको बताता हूँ 27 में कम से कम 7 ऐसी जगह है जहाँ मैं कुछ बोला ही नहीं, मैं स्टेज पे पीछे बैठा था तब भी हेट स्पीच हो गई। जहाँ मैं स्टेज पे नजर आया तो पुलिस वालों ने उठा के हेट स्पीच का केस किया। मेरे ऊपर खामगांव में भी है, मेरे ऊपर वर्धा में भी है, मेरे ऊपर यवतमाड़ में है, मेरे ऊपर तलेगांव में है, मेरे ऊपर कामटी से लेके जरीपटका, पंचेश्वरी, पांचपौली सब जगह डाल दिया उन्होंने। सर कैमरा लग रहा है, मैं आपको शूट कर रहा हूँ बस इसीलिए 24 दिन जेल काटी है मैंने। अरे वाह सर, इसका मतलब अभी अगली बार जो है नागपाल जी और इनके साथ में मुझे कंपनी मिलने वाली है। तो ये जो चीज़ें हैं आप समझिए कि उनके तरफ से दबाव की राजनीति जो चल रही है इसका अंत होना बहुत ज़रूरी है। और शायद यही कल्पना थी जब इसके पहले हमने प्रोग्राम करवाया था, नगरारी जी ने जब मुझसे ये चीज़ आके डिस्कस की थी तो मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं शुरुआत होना ज़रूरी है। कितनी बड़ी हो रही है ये कोई मेरे मैटर नहीं करता। मुझे ज़िंदगी में कभी भी संख्या बल ने प्रभावित नहीं किया, मुझे हमेशा अच्छे लोगों ने प्रभावित किया जो